इस वीडियो में हम देख रहे होंगे दो स्पेसिफिक फंक्शंस जिनका नाम है printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन। printf हमने पिछले कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस में देखा हुआ है। हमने पता है कि ये printf फंक्शन जो है ये हमारे आउटपुट लाने में मदद करता है, यानी कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, जो नीचे ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है जिसे हम कंसोल भी बोलते हैं, उस पर हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट कैसे हो, तो वो प्रिंट हमारा printf फंक्शन करवाता है। उसके अलावा ये जो scanf वाला फंक्शन है, ये scanf वाला फंक्शन हमारे प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा यूज़र होगा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा इंसान, उस इंसान से हमें कोई वैल्यू कंसिडर करवानी है हमारे प्रोग्राम के अंदर और उस पर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस कंडक्ट करवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम scanf के मदद से कर पाते हैं। देखते हैं और समझते हैं कि printf एंड scanf की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सो ये printf एंड scanf आउटपुट एंड इनपुट रेस्पेक्टिवली के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब printf जो है वो आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है और scanf जो है वो इनपुट करवाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि ये printf एक फंक्शन यूज़ किया है जिसके अंदर दो राउंड ब्रैकेट्स हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लाइन लिख रहे हैं ब्लू कलर के अंदर, वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये कह रहा है एंटर अ नंबर। अब हमने यूज़र को, यानी कि जो इंसान हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है, उसे हमने प्रिंट तो ये करवा दिया कि एंटर अ नंबर। अब वो नंबर कहाँ एंटर करेगा, यानी कि नंबर कहाँ टाइप करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वाला पार्ट होता है इनपुट का और वो हमारा scanf करवाता है। scanf क्या करता है, यूज़र को इनपुट देने के लिए एक पाथ बना देता है और यूज़र को वहाँ पर कर्सर ला देता है ताकि यूज़र जो है वो वैल्यू या कोई भी इनपुट हमें प्रोवाइड कर सके, ताकि वो प्रोग्राम कंसिडर करके उसे जो भी आगे की एक्टिविटीज़ हैं वो कर सके। तो आगे हम देखते हैं printf का जो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो किस तरीके का है। तो printf का जो सिंटैक्स है उसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, जो कि होगा हमेशा डबल कोट्स में, जो आप यहाँ पर एग्जांपल में ब्लू कलर में देख सकते हैं। उसके बाद एक कॉमा से सेपरेट करते हुए होगी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अभी आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, ये भी हम समझेंगे धीरे धीरे और प्रैक्टिकली भी इसको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें डबल कोट्स हैं, ये तो हमने पहले भी देख रखा है कि ये डबल कोट्स के अंदर हमें कुछ लाइन लिखनी है, वो लाइन एज इट इज़ वहाँ पर जाकर आउटपुट में दिख जाती है। तो यस, ये जो डबल कोट्स के अंदर जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, इसमें हमें वो पार्ट लिखना है जो हमें हमारे आउटपुट में दिखाना है। अब वो आउटपुट में दिखाने के लिए लेट्स सपोज हमें कोई वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब क्योंकि वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं रहेगी, उसे हम प्रोग्राम में चेंज करवाते रहेंगे। जैसे हमने एडिशन वाला प्रोग्राम देखा था, उसमें क्या हुआ था कि जो ए और बी का जो एडिशन हुआ उसकी जो वैल्यू आई निकल के, यानी कि उसका जो सम हुआ, वो हमने रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। अगर आपको याद हो तो वो जो रिजल्ट वाला वेरिएबल था उसके अंदर की वैल्यू हमें अगर प्रिंट करवानी है हमारा आउटपुट स्क्रीन पर, तो वो किस तरीके से कराएंगे, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर तो हम जो लाइन लिखते हैं वो प्रिंट हो जाती है और वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर है, हमें नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है सॉल्व होकर। तो वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवाना उस वेरिएबल के अंदर से, वो काम है हमारे printf फंक्शन का। और वो कुछ चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास करेंगे, यानी कि जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, वो वेरिएबल का नाम हमारे आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आ जाएगा। अब जैसे हमने रिज़ल्ट प्रिंट करवाना था तो हमने आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, यानी कि कॉमा के बाद हमने हमारे रिज़ल्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया। और जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वहाँ पर कैसे पता चलेगा कि आपको ये वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो वो वाली चीज़ वहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। उसके बाद जो हमारा कंपाइलर है उसे समझ में आ जाएगा कि ये वाले वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करवानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। अब आप सबसे पहले तो बिना देखे ये समझ लीजिए कि ये जो %c है, %s है, ये रेस्पेक्टिवली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है।
यानी कि %c आप देख सकते हैं इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। मतलब आपको अगर आपके स्क्रीन पर एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो आपको ये %c वाला जो स्पेसिफायर है या साइन कह लेंगे इसे, वो यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग या कोई सेंटेंस कराना है प्रिंट जो कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे %s, %hi हम यूज़ करेंगे शॉर्ट वाले डेटा टाइप के लिए। उसी तरीके से %hu है, %lf है एंड %n भी है। उसी तरीके से और भी कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हैं %d। तो अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है जो वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो आप %d का यूटिलाइजेशन करेंगे। अब वो कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो %d समझना है, आपको अगर फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करवाना है तो आपको %f लिखवाना है, आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो %c करवाना है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ % सिंबल प्रिंट करवाना है एज इट इज़, क्योंकि % का अगर वैसे यूज़ किया जाए तो उसका तो कुछ और मीनिंग है, यानी कि यहाँ पर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब बता रहा है, पर आपको सही में वो % साइन ही प्रिंट कराना है एज इट इज़, तब आप ये % कर देंगे। अब आप इसे बस एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, टाइप करेंगे या फिर देखेंगे, प्रैक्टिकली उसे यूज़ करेंगे, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होने लगेंगी। ओके, तो हमने printf फंक्शन देखा और printf के बाद हमने देखे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसके बाद हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ये scanf फंक्शन क्या कर रहा है। scanf फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट द डेटा, इट रीड द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। जो कंसोल है, जो हमारी ब्लैक स्क्रीन नीचे आ रही थी जहाँ पर हम आउटपुट दे रहे थे, वहीं से हम इनपुट भी लेंगे। वो कैसे लेंगे? वो scanf के हेल्प से लेंगे। scanf का भी फॉर्मेट सेम ही है। फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी फर्स्ट पार्ट में जिसमें डबल कोट्स आएंगे और कॉमा के बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी जहाँ पर आपको वो वेरिएबल के नाम डालने पड़ेंगे जो जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करानी है। तो ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज़ इनपुट होंगी और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जो जो वेरिएबल होंगे उसके अंदर वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। तो अब हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर हम चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये मैंने एक कोड बना रखा है जहाँ पर मैंने printf और scanf दोनों ही फंक्शंस का यूज़ किया है। तो हम एक एक करके लाइन्स को समझते हैं। सबसे पहली लाइन आप देख सकते हैं, ये है हमारे प्री प्रोसेसर कमांड वाली लाइन जिसमें हम हैश इंक्लूड कर लिख रहे हैं कि जो हमारी stdio.h वाली फाइल है उसे हम इंपोर्ट करें ताकि हम उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएँ। अब जो ये printf और scanf, ये दो टाइप के जो फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं, यही बेसिकली stdio.h फाइल के अंदर डिफाइंड है। यानी कि जो हमारी stdio.h फाइल है इसके अंदर ऑलरेडी से, यानी कि हमारे जो C डेवलपर्स थे जिन्होंने C बनाया, उन्होंने बता रखा है कि ये जो printf फंक्शन है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसे किस तरीके से वर्क करना है। तो जब आप इसको प्री प्रोसेसर कमांड से इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h वाली फाइल को, तब क्या होता है, कंपाइलर उस फाइल में जाता है, उसे पढ़ लेता है और कंपाइलर को ये समझ में आ जाता है कि अब आप जब भी आपके प्रोग्राम में ये printf या scanf यूज़ करेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो उसका क्या स्पेसिफिक मीनिंग होगा। तो ये चीज़ें कंपाइलर को समझ में आ जाती हैं जब आप ये फाइल को इंपोर्ट कराते हैं, इंक्लूड कराते हैं। इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन यानी कि जिसके अंदर हम हमारा एक्चुअल प्रोग्राम लिख रहे हैं। पहली लाइन हम अगर देखें तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया है। a, b और रिजल्ट 3 वेरिएबल बना दिए। तीनों का जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो इंटीजर है। इसके बाद में हमने printf वाली लाइन यूज़ किया है, printf फंक्शन यूज़ किया है। printf फंक्शन में हमने यहाँ पर देखा था जैसे पहले प्रेजेंटेशन में डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स के अंदर कुछ लाइन लिखी हुई है और ये लाइन मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ हमारे डिस्प्ले में, हमारे आउटपुट में प्रिंट हो। तो ये प्रोग्राम भी अगेन हमारे 2 नंबर के एडिशन के लिए ही है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे हम पिछले प्रोग्राम में यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, हम प्रोग्राम के अंदर ही नंबर डिफाइन कर रहे थे कि num1 में 4 होगा, num2 में 7 होगा। तो ये हम पहले ही डिफाइन कर रहे थे।
ये नंबर्स हम यूज़र से नहीं ले रहे थे, यानी कि जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा है हमारा, उससे हम इनपुट नहीं ले रहे थे। लेकिन इस केस में जहाँ पर हमारा scanf एंड printf यूज़ हो रहा है, इस केस में हम क्या चाहते हैं, हमारा जो यूज़र है, जो इंसान हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, वो हमें इनपुट दे, ताकि उसके इनपुट की जो वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करके हम सम कर सकें और उसका जो रिज़ल्ट है वो उसको प्रिंट करवा के दे सकें। तो यहाँ पे printf वाली जो लाइन है उसमें हमने एक लाइन लिखी, प्लीज़ एंटर द नंबर्स। तो ये मैं चाहता हूँ मेरे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी लाइन पर जो बोल रही है scanf। scanf इज़ यूज्ड फॉर इनपुट। तो इनपुट कैसे होगा, अब जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं कि किस तरीके से अगर हमें इंटीजर इनपुट करवाना है या आउटपुट कराना है, दोनों तरीके से, तो हमें ये %d यूज़ करना है। अगर हमें फ्लोट वाली वैल्यूज़ यूटिलाइज़ करनी है तो %f यूज़ करना है। सो उस तरीके से यहाँ पर हम देखें अगर, तो हमें a और b हमारे यूज़र से इनपुट कराना है, ठीक है, और a और b हम जानते हैं कि हमारे इंटीजर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर %d वाला जो साइन था, जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था, हम वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि scanf में जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है डबल कोट्स वाला, वहाँ पर आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं कि कौन से टाइप का जो इनपुट है वो आप लेना चाह रहे हैं, और वो जो है वो कौन से वेरिएबल में जाएगा वो आपका कॉमा के बाद लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर a में पहला वाला जाएगा, b में दूसरा वाला जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि मुझे दो वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है, तो मैं ये %d वाला जो साइन है ये मैं 2 बार लिख दूंगा, यानी कि %d पहला वाला जो है वो मेरा a के अंदर चला जाएगा, %d दूसरा वाला जो है वो मेरा b के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जब भी हमारा यूज़र 2 वैल्यूज़ डालेगा, पहली वैल्यू हमेशा जाएगी a के अंदर क्योंकि ये पहले लिखा है, और दूसरी वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी b के अंदर। तो यहाँ पर जितनी बार %d, %f, %c लिखा हुआ होगा, उतने वेरिएबल हमें ये कॉमा के आगे लिखने पड़ेंगे, ताकि करस्पॉन्डिंगली जैसे पहला %d है तो वो a के अंदर जाएगा, दूसरा %d b के लिए जाएगा। अगर ये b हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर होता तो यहाँ पर d की जगह हम लिख देते f। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करता, पर क्योंकि दोनों ही इंटीजर है तो हमने दोनों के लिए %d लगा दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक एंड भी लगा रखा है हमने दोनों के आगे, ये एम्पर्स एंड बोलते हैं इसे। ये क्यों लगा रखा है हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो तो केवल रिप्रेजेंटेशनल नाम है, असली वैल्यू हमारे हार्ड डिस्क के अंदर किसी लोकेशन पे स्टोर हो रही है। तो वो जो लोकेशन का एड्रेस है वो हमें कैसे मिलेगा, वो मिलता है हमें ये एम्परसेंड साइन लगाने से। तो अब क्या हो रहा है, जब भी आप यहाँ %d लिखते हो तो कंपाइलर को पता चलता है कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है। अब वो वैल्यू इंसर्ट करवा के कहाँ पे स्टोर होगी, वो स्टोर होगी हमने जो a वेरिएबल बनाया है उसका जो लोकेशन है, उसका जो एड्रेस है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा होगा हमारा %a। तो वो लोकेशन हम बता देंगे कंपाइलर को कि ये लोकेशन है, और वो %d से जो वैल्यू अंदर आई है हमारे प्रोग्राम में वो %a के हेल्प से हमारे a वेरिएबल में चली जाएगी। उसी तरीके से दूसरा %d भी यूज़ करेंगे और %b के हेल्प से हमारी जो वैल्यू है वो b वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली ये एम्पर्स एंड जो है वो हमारी लोकेशन का एड्रेस बता रहा है, और उस एड्रेस पर हमारी वैल्यू जाकर स्टोर हो जा रही है। और वो एड्रेस का जो रिप्रेजेंटेशनल नाम है हमारे प्रोग्राम में वो है a और b रेस्पेक्टिवली। अब हमने scanf से इनपुट ले लिया प्रोग्राम के अंदर, हम देखेंगे प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क होगा। उसके बाद हमने क्या किया, a और b के अंदर जो वैल्यू आई थी उसका एडिशन हमने रिजल्ट के अंदर सेव करवा दिया। अगेन रिजल्ट वेरिएबल है, हमने ऊपर बनाया था तो रिजल्ट के अंदर हमने सेव करा दिया है। अब मुझे ये रिजल्ट जो वेरिएबल बना इसको वापस प्रिंट कराना है, तभी तो हमारे यूज़र को पता चलेगा कि ये जो 2 नंबर मैंने डाले थे इसका जो सम आया है, समेशन आया है, वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, वापस से ये डबल कोट्स के अंदर ये लाइन लिखेंगे जो मुझे एज इट इज़ चाहिए, जिसमें मैं लिख रहा हूँ द सम ऑफ द नंबर इज़, उसके बाद कोलन डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे वापस से %d यूज़ किया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और आप %d देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी,
क्यों आएगी? क्योंकि परसेंट डी मतलब इंटीजर वैल्यू, अगर परसेंट एफ होता तो वो बोलते फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो परसेंट डी है मतलब इंटीजर वैल्यू है, और हम ये क्रॉस चेक कैसे कर रहे हैं, ये रिजल्ट जो है हमने इंटीजर में बनाया था, इंटीजर डेटा टाइप में बनाया था, तो ये हमारा इंटीजर ही बना रहेगा। सो इस तरीके से मैंने पहले प्रिंट एफ से एक लाइन प्रिंट कराई मेरे स्क्रीन पर जो बोल रही थी प्लीज एंटर द नंबर्स। उसके बाद मैंने स्कैन एफ यूज़ किया और स्कैन एफ के हेल्प से मैंने वो दोनों नंबर मेरे इनपुट में, मेरे प्रोग्राम में कंसिडर कर लिए विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, अब मेरा जो रिजल्ट है वो जनरेट हो गया कैसे, ए प्लस बी करके मैंने उसके अंदर सेव करवा दिया। अब लास्ट में प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर जो लाइन एज इट इज़ आनी चाहिए थी वो थी द सम ऑफ द नंबर इज। उसके बाद हमने लिखा परसेंट डी, तो ये परसेंट डी रिप्लेस हो जाएगा रिजल्ट के साथ, और रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कहाँ से आ रहा है, स्कैन एफ से, जिसमें ए और बी दोनों यूज़र ने दिया है। तो आप फ्लो यहाँ समझेंगे, सबसे पहले प्लीज़ एंटर द नंबर्स प्रिंट हुआ, उसके बाद यूज़र ने ए और बी, ए बी ये दोनों चीज़ें सेव कर ली, ए और बी ऐड किया और रिजल्ट में स्टोर कर दिया, और उसके बाद परसेंट डी लगाकर वो रिजल्ट के अंदर की जो वैल्यू आ रही थी वो प्रिंट करा दी। तो ये प्रोग्राम था हमारे एडिशन का, जहाँ पर हम यूज़र से नंबर लेकर उसका एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको वाइट डॉट दिखेगी यानी कि सेव नहीं है, मैं Ctrl+S से सेव करूँगा और राइट क्लिक करके रन कोड कर दूँगा। अब ये मुझे बोल रहा है प्लीज़ एंटर द नंबर्स, मैं एंटर करूँगा 10। दूसरा नंबर डालने के लिए मुझे स्पेस दबाना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ डाल दूँगा 23। ठीक है, तो मैंने ये दो नंबर डाले हैं 10 स्पेस 23, दो नंबर हो गए, और दोनों डालने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटर प्रेस करते ही ये थर्ड वाली जो लाइन थी हमारी द सम ऑफ द नंबर इज़, ये प्रिंट हो गई, और यहाँ परसेंट डी जहाँ लिखना था उसकी जगह पे रिज़ल्ट से वो स्विच हो गया, और रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी 33, यानी कि 10 + 23 33। यहाँ पर 10 था, यहाँ 23 था, दोनों का ऐड करके रिज़ल्ट में 33 सेव हुआ, और यहाँ परसेंट डी के मदद से हमने 33 को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन से। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि और क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, और दो वेरिएबल बना लूँगा जिसका नाम होगा मल्टीपल एक और वेरिएबल बना लिया, और मैं करूँगा सबट्रैक्ट, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यही दोनों नंबर से मैं मल्टीप्लिकेशन भी करूँगा और सब्ट्रैक्शन भी करूँगा और उनको भी प्रिंट करा दूँगा। तो मैं वापस से यहाँ पे multiple इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b और सेमीकोलन, उसके बाद मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट इज़ इक्वल टू a माइनस b सेमीकोलन, और अब ये मैंने मल्टीपल और सब्ट्रैक्ट इन दोनों को डिफाइन कर दिया। अब इनको मुझे प्रिंट भी कराना है, तो मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, या फिर एक काम करता हूँ, इसी को एक ही लाइन में लिख दूंगा और आपको \n क्या होता है वो भी बता दूंगा। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे स्पेस करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, द सम ऑफ द नंबर इज़ पहले लाइन में आएगा, उसके बाद आएगा मल्टीपल ऑफ द नंबर इज़, और थर्ड में आएगा सबट्रैक्शन ऑफ द नंबर इज़। और यहाँ पे क्योंकि रिज़ल्ट था इसके आगे मैं कॉमा डाल के लिखूँगा मल्टीपल, फिर कॉमा डाल के लिखूँगा सबट्रैक्ट। अब ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ इसकी साइज़, ताकि आपको ये दिख पाए। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, सबसे पहले द सम ऑफ द नंबर इज़, उसके बाद एक परसेंट डी डाल दिया, तो ये परसेंट डी क्या बोल रहा है, रिज़ल्ट प्रिंट कराएगा। उसके बाद में वापस से द मल्टीपल ऑफ द नंबर इज़, उसके बाद वापस परसेंट डी डाला है, वो हमारा मल्टीपल प्रिंट कराएगा।
और उसके बाद हमने बोला है द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर इज %d, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराएगा। ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही लाइन में डाल दी और अब हम इसको रन करेंगे सेव करके, फिर चेक करेंगे कैसे वर्क करता है। मैं राइट क्लिक करूँगा, रन कोड पर जाऊँगा। अब ये मुझसे पूछेगा 2 नंबर, मैंने बोला 20 और मैंने बोला 10। इन दोनों को एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इनका सम आ गया 30। द सम ऑफ द नंबर इज 30, द मल्टीपल ऑफ द नंबर इज 200, यानी कि 20 इंटू 10 इज 200। द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर इज 10, 20 माइनस 10 इज 10। अब आप देख सकते हैं ये एक ही लाइन में आ गया है। इसको अलग अलग लाइन में लाने के लिए एक साइन यूज़ होता है, सिंबल यूज़ होता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं \n। तो मैं ये दोनों लाइन के बाद में एक \n डाल दूंगा, जिससे कि कंपाइलर को पता चल सके कि तीनों को एक ही लाइन में नहीं प्रिंट करना, इनको अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो मैं वापस रन करूँगा और इस बार नंबर चेंज कर दूंगा 30 स्पेस 20, एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग लाइन में आ गए। यानी कि प्लीज़ एंटर द नंबर पहली लाइन में था, द सम ऑफ द नंबर इज़ 50, द मल्टीपल ऑफ द नंबर इज़, द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर इज़ 10। ये तीनों चीज़ें अलग अलग लाइन में आ गई। क्यों? क्योंकि हमने ये \n सिंबल यूज़ किया। इसका मतलब होता है प्रिंट ऑन द नेक्स्ट लाइन। सो इस तरीके से हम printf, scanf चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और हम हमारे इनपुट और आउटपुट को ईजीली यूटिलाइज करके अलग अलग प्रोग्राम से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो या इस टॉपिक का कोई भी ऐसा पार्ट है जो शायद आपको समझ में